अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है आसिफ नवाज़र। आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल आई एम टीचर 33। और आप हमारे इस चैनल को अपने यूट्यूब के सर्च बार पर जाके @IMTeacher33 लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। तो हमारा जो MTH 202 का जो टॉपिक है वो 31 तक हमने पीछे लेक्चर्स किए थे। और आपको नीचे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप जाके फाइनल टर्म प्ले लिस्ट पर जाके उसको ढूंढ सकते हैं आराम सुकून से। इसके नीचे वाली वीडियो जो है ना MTH 202 का पहला पार्ट ही है। हम 32 से के कम्बिनेशन के साथ हम शुरू करते हैं अपना जो है ना MTH 202 का आगाज़ करते हैं के कम्बिनेशन से। और हमने कम्बिनेशन का पीछे फार्मूला पढ़ा हुआ है, देखा था कि वो था n फिक्टोरियल इज ओवर n माइनस आर फिक्टोरियल आर फिक्टोरियल, ठीक है ना। अब के कम्बिनेशन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो हमारे पास के कम्बिनेशन ए वाला ऑप्शन ठीक है कि हमारे पास एक ऐसा कम्बिनेशन होता है के ऑब्जेक्ट्स का जो एक सेट से सिलेक्टेड किए जाते हैं, ठीक है ना। तो कम्बिनेशन रेफर टू सिलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ सेट विद आउ कंसिडरिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन। हमने पीछे देखा था कम्बिनेशन और परम्यूटेशन में यही फ़र्क है कि परम्यूटेशन क्या होती है, वो ऑर्डर के साथ सिलेक्ट करती है ऑब्जेक्ट्स को सेट में से। और हमारे पास जाहिर सी बात है कम्बिनेशन है वो ऑर्डर का ख्याल नहीं रखता है। इसी तरह के जो है उसकी टाइप आ जाती है, तो के में भी हम किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखते। अब यहाँ पर कहता है कि हाउ मैनी वेज कैन 3 स्टूडेंट बी चूसन। हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हो जो चूज़ किए जाते हैं फ्रॉम ए ग्रुप से ऑफ 10 टू पार्टिसिपेट इन कंपटीशन। जिसमें से हमारे पास जो है ना वो 10 जो है ना वो पार्टिसिपेट थे जिन्होंने कंपटीशन में हिस्सा लिया था विदाउट कंसीडरिंग ऑर्डर, बगैर किसी ऑर्डर को कंसीडर किए हुए। तो हमारे पास तीन जो है वो जो हमारे पास सिलेक्टेड स्टूडेंट आए वो 3 आए। टोटल हमारे पास कितने थे, 10 थे। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा हल करके बता देता हूँ। नीचे भी आपको रीज़न में भी दिया गया है। हमारे पास जो टोटल थे वो n थे, जो कि इक्वल थे किसके, 10 के। फिर हमारे पास कितने आए जी, हमारे पास आए आर कितने थे, आर जो हमारे पास सिलेक्टेड थे वो 3 थे। और अब हमने के कम्बिनेशन का फार्मूला लगाना है। के कम्बिनेशन का फार्मूला यही है कि हम n का फिक्टोरियल लेंगे और तकसीम कर देंगे। किसे तकसीम करना है जी, आपने तकसीम करना है n माइनस आर, और इसका लेना है आपने फिक्टोरियल। n माइनस आर का फिक्टोरियल लेके फिर आपने r का क्या लेना है, फिक्टोरियल लेना है। जब आप ये करेंगे तो आपके पास इसका फार्मूला आ जाएगा। और इस फार्मूले ने जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 10 पुट कर दें, जहाँ जहाँ r है वहाँ पर आपने क्या पुट कर देना है, वहाँ पर 3 पुट कर देना है। तो इस तरह से आपके पास हल करके आपके पास जो आंसर निकलेगा वो 120 निकलेगा, ठीक है जी। ये आपके पास 120 निकल आएगा। तो देख लें जी हमारे पास जो है ना इसका आंसर क्या है। इसका आंसर भी बी वाला है जो कि 120। नीचे रीज़न दिया हुआ है, आप इसे कैलकुलेट अब आराम से कर सकते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है कि 10 को पहले माइनस करना है, 3 से 7 आएगा, फिर 7 का फिक्टोरियल लेना है, फिर 3 का फिक्टोरियल लेना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करके 10 का फिक्टोरियल लेके उसे तकसीम कर देना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास डिफरेंस क्या है परमोटेशन में और के कम्बिनेशन में। तो हम पहले भी बहुत डिटेल से कम्बिनेशन और परमोटेशन में देख चुके हैं कि हम क्या करते हैं। परमोटेशन में जो है ना वो ऑब्जेक्ट्स को ऑर्डर के साथ सिलेक्ट करते हैं, जबकि के कम्बिनेशन में हम ऑब्जेक्ट्स को बगैर कोई ऑर्डर कंसीडर किए क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें सी वाला आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। तो सी आपने क्या कहा कि सी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। आगे जी आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास जो वैल्यू है के की कैसे इफेक्ट करती है नंबर ऑफ़ के कम्बिनेशन को। तो हमारे पास जो के की वैल्यू है किस तरह से आपको इफेक्ट करेगी। तो ज़ाहिर सी बात है अगर हमारे पास जो के है वो इंक्रीज़ करेगा तो नंबर ऑफ़ कम्बिनेशन भी क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। तो इसी तरह से यू हैव मोर वे टू सिलेक्ट के ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ सेट। किसी भी ऑब्जेक्ट्स में से आप के जो है ऑब्जेक्ट्स किसी भी सेट में से बहुत सारे वेज आ जाते हैं। जितने ज़्यादा के इंक्रीज़ करेंगे उतने ज़्यादा वे होंगे सिलेक्ट करने के, ठीक है। तो ये आपके पास बी वाला करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। तो ये बी वाला है जी। एज के इंक्रीजेज द नंबर ऑफ़ कम्बिनेशन इंक्रीजेज। जैसे जैसे हमारे पास जो है वो के इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे नंबर ऑफ़ कम्बिनेशन इंक्रीज़ होंगे। अब ट्री डायग्राम आ जाती है। तो हमारे पास ट्री डायग्राम होती क्या है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो व्हाट इज़ ट्री डायग्राम यूज़ फॉर। हमारे पास जो ट्री डायग्राम है वो किसके लिए यूज़ की जाती है। तो ट्री डायग्राम जो होती है ना वो यूज़ की जाती है एक स्ट्रक्चर को जो है ना वो शो करने के लिए, जिसमें हमारे पास सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, यानी जितने इवेंट होते हैं वो सीक्वेंस के साथ आते हैं और इसमें प्रोबेबिलिटी आ जाती है और डिसीजन मेकिंग आ जाती है।
इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, रिप्रेजेंटिंग हायरार्चिकल स्ट्रक्चर और आ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कि हमारे पास जो इवेंट्स का सीक्वेंस है वो क्या है। फर्ज करें आपके पास एक लूडो का दाना है, लूडो के दाने में आपके पास 6 जो है ना वो आपके पास क्या है, 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। अब 6 पॉसिबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हम देखेंगे कि अगर हमारे पास 1 है तो किस सीक्वेंस के साथ 1 आएगा, तो 1 आएगा 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 1। तो इस तरह से हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं एक आने की, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये बुक में मिल जाएगा, आप एक बार देख लीजिएगा। तो टी डायग्राम जो है ना वो ब्रांचेज रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करती हैं, पॉसिबल आउटकम्स और चॉइसेस। आपके पास कितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, यानी आपके पास 1 जो है वो एक ट्री था और ट्री में से कितनी शाखें निकली आपने खुद ही देखा, एक 1 1 निकली, एक 1 2 निकली, एक 1 3 निकली, एक 1 4 निकली, एक 1 5 निकली, एक 1 6 निकली। तो आपके पास 6 शाखें निकली, तो 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 6 आउटकम्स आ सकते हैं, 6 आउटकम्स आ सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास बनता है ये सारा। तो आपके पास डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। बहुत आसान है जी, समझने की कोशिश करेंगे तो समझ आ जाएगी। हाउ इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ टी डायग्राम ऑर्गेनाइज। तो सीक्वेंस के साथ एक जो है ना वो ब्रांचेज के साथ जो है ना वो हम क्या करते हैं कि एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका रीज़न आप देख लें कि हमारे पास जो डायग्राम है इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन अ ब्रांचिंग हायरार्ची विच ईच ब्रांच आप पॉसिबल चॉइस और आउटकम, और यही हम पढ़ते आ रहे हैं कि हम उनमें हर एक ब्रांच जो होगी वो पॉसिबल आउटकम होगी। आगे जी हमारे पास व्हेन माइट आ ट्री डायग्राम भी यूज़फुल इन प्रोबेबिलिटीज़, हमारे पास कब जो है वो टी डायग्राम जो है ना वो प्रोबेबिलिटीज़ में यूज़फुल होती है, ये आपने देखना है। तो हमारे पास जो ट्री डायग्राम है वो प्रोबेबिलिटी में तभी यूज़ होती है जब हमने कैलकुलेट करना होता है कि कितना सीक्वेंस क्या है इवेंट्स का, या हमारे पास कितने इवेंट्स बन सकते हैं किसी एक। तो ट्री डायग्राम आर ऑफन यूज इन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ सीक्वेंस इवेंट्स बाय कंसीडरिंग ऑल पॉसिबल आउटकम एट ईच स्टेज। हर स्टेज पर कितने पॉसिबल इवेंट्स आ सकते हैं उसको देखते हुए। आगे हमारे पास इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आ जाता है। तो हमारे पास इंक्लूजन एक्सक्लूजन जो है वो प्रिंसिपल है क्या और किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है जी, काउंटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन ऑफ सेट्स। किसी भी सेट के यूनियंस में जो नंबर हैं एलिमेंट्स के उनको काउंट करने के लिए जो है ना वो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है। तो ये नीचे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप पढ़ लें। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन ऑफ सेट्स बाय कंसीडरिंग द ओवरलैप्स एंड एक्सक्लूजन, कि हमने जो ओवरलैप किया है वो भी हम देख लेते हैं और जो एक्सक्लूजन यानी जो बाहर निकले हैं वो भी हम देख सकते हैं। हाउ इज द इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाइड व्हेन काउंटिंग एलिमेंट्स इन द यूनियंस ऑफ सेट। हमारे पास जो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होते हैं किस तरह से अप्लाई किया जाता है जब हम क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं एलिमेंट्स की एक यूनियन सेट में। तो हमारे पास यहाँ पर डी वाला करेक्ट ऑप्शन है कि बाय कंसीडरिंग ओवरलैप एंड एक्सक्लूजन इन सिमेट्रिक वे। एक सिमेट्रिक वे यानी एक जैसे जो हमारे पास होते हैं सिमेट्रिक वे में, एक जैसे वे में हम क्या देखते हैं कि हम ओवरलैप्स देखते हैं और हम क्या देखते हैं, एक्सक्लूजन्स देखते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर रीज़न नीचे देख लें कि हमारे पास दी एक्सक्लूजन इंक्लूजन इन्वॉल्व कंसीडरिंग ओवरलैप्स एंड exclusions of elements in a symmetric way to accurately count the element in union of sets। के अगर आपने एक सेट का यूनियन लिया दूसरे सेट्स में तो उनमें जो है ना वो आपने सिमेट्रिकली देखना है कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, उन एलिमेंट्स को क्या करना है, काउंट करना है। अब हमारे पास इन एक्सक्लूजन जो ये हमारे पास एक फार्मूला है जो है एन मल्टीप्लाई ए यूनियन बी, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स है ए में और एलिमेंट बी में। तो ये इस तरह से भी लिखा जाता है एन ए, मैं आपको थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ। हमारे पास जो है ना वो इस तरह से भी लिखा जाता है एन और ए, और बाद में हम लेते हैं यूनियन और फिर हम लिखते हैं एन और बी। हाँ, तो ये इस तरह से भी लिखा जाता है। तो ये हमारे पास इस तरह से भी लिखा जाता है और बाद में इनका यूनियन लिया जाता है और इसको हम क्या कहते हैं, नंबर। ये रिप्रेजेंट करता है जितने भी नंबर होते हैं एलिमेंट्स के इस यूनियन में, और फिर हम क्या लेते हैं, किसी भी ओवरलैप का अकाउंट ले सकते हैं और इस तरह से हम नंबर काउंट कर सकते हैं।
फिर व्हेन यूजिंग दी एक्सक्लूजन इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हाउ आर ओवरलैप बिटवीन सेट्स काउंटेड। अगर हमारे पास सेट ओवरलैप किए हैं तो उनके दरमियान जो होते हैं वो कैसे एलिमेंट्स काउंट किए जाते हैं। तो हमारे पास बी वाला करेक्ट ऑप्शन है बाय काउंटिंग ईच ओवरलैप एलिमेंट वन से। हमारे पास जो ओवरलैप्ड एलिमेंट है ना, यानी दो दो से ओवरलैप किया, तीन तीन से ओवरलैप किया, इस तरह से हर एक को जो है ना वो आपने काउंट करना है। यानी आपके पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, आपको आता तो सही है इंटरसेक्शन लेना, ठीक है। एक सेट ए है, एक सेट बी है। तो एक सेट ए है आपके पास 1 2 3 4 5, तो एक आपके पास सेट बी है 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर 5 ने ओवरलैप किया, तो अगर 2 बार 5 आ रहा है तो हम सिर्फ उसे एक बार ही लिखेंगे। तो इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं। तो ये देख लें जी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपके पास डबल काउंटिंग आ रही है तो आपने उसे क्या करना है, आपने उसको क्या करना है, उसे अवॉइड करना है। आपने सिर्फ उसे एक बार ही करना है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर मैं थोड़ा सा सेट बना के बता दूँ आपको, तो सेट भी बन सकते हैं। फ़र्ज़ करें मेरे पास ए और बी और सी है, और एक सेट मेरे पास क्या है जी, दूसरा सेट भी मेरे पास, मैं यूनियन ले लेता हूँ, यूनियन या इंटरसेक्शन आप ले सकते थे, कोई मसला नहीं था इसमें। एक सेट आपके पास सी और डी और ई है, ये कैपिटल में लिखेंगे, आप इसको छोड़ दें, आप इधर ही ध्यान दें। तो यहाँ पर हमारे पास यूनियन जब हम लेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास इसका आंसर आना चाहिए, हमारे पास इसका आंसर आना चाहिए ए बी सी डी और ई। अब देखें हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, वो ए बी सी डी आया। यहाँ पर हमारे पास जी सी जो है वो डबल बार आ रहा है, इसका मतलब कि हमारे पास सी क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, लेकिन हम उसे क्या लिख रहे हैं, हम सिर्फ उसे एक बार ही लिख रहे हैं। प्रोबेबिलिटीज आ जाती हैं। प्रोबेबिलिटीज हमारे पास किस चीज़ को मेजर करती हैं कि हमारे पास कितने पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं किसी भी इवेंट्स में, तो उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी मेजर द लाइकलीहुड इवेंट्स अकरिंग, जितने इवेंट्स अकर कर रहे हैं, यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज अ वैल्यू बिटवीन जीरो इम्पॉसिबल एंड वन सर्टेन। ये यूजुअली वैल्यू देती है, बूलियन वैल्यूज देती है। ज़ीरो देगी तो इम्पॉसिबल है, और एक जो है वो सर्टेन होती है। प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज अ सैंपल स्पेस, हमारे पास सैंपल स्पेस क्या है उसको आपने देखना है। तो हमारे पास ए है कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, वो सेट जो जिसमें तमाम पॉसिबल आउटकम्स आ सकती हैं, वो हमारे पास सैंपल स्पेस आ जाता है। तो वो सैंपल स्पेस मैं पहले भी आपको बना के नहीं भी दिया, लेकिन मैंने समझाने की कोशिश की थी। तो उसमें सैंपल स्पेस क्या है कि हमारे पास ऑल पॉसिबल आउटकम अगर हम एक सेट में रख दें, जैसे 1 2 1 1 1 2 1 3, इस तरह से हमने पॉसिबिलिटीज़ बनाई और उनको एक सेट में रख दिया, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, वो हमारे पास सैंपल स्पेस बन जाएगा। तो जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है कैसे कैलकुलेट की जाती है ए की, तो हम अगर ए की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास एक फार्मूला जिसमें हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स देखते हैं कि हमारे पास 6 आउटकम्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है। फ़र्ज़ करें हमारे पास 6 दाने हैं, तो 6 की टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी आएंगी, 36 आएंगी, ठीक है ना। और अगर हमारे पास टोटल जी कितनी आई 36 आई, आप करके देख लीजिएगा, 6 का फिक्टोरियल लेंगे तो 36 आएगा। और हमारे पास इसका कितना था, 1 का कितना था, 6 था, ठीक है, 6 था। अब क्या करना है कि हमारे पास जो है ना वो इक्वल अब आपने फार्मूला लगाना है ओ ओवर टी, यानी फेवर एबल आउटकम्स ओवर टोटल। तो ओ ओवर टी क्या आएगा, 6 ओवर 36, तो तकसीम होगा हमारे पास ये आ जाएगा 1 ओवर 6, तो हमारे पास 1 ओवर 6 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। सॉरी, आप फिक्टोरियल लेंगे तो ये नहीं आएगा, खैर जो भी है। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना वो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, जारी सी बात है, ज़ीरो है। कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो यहाँ पर मैंने रीज़न भी बता दिया है कि इंडिकेट नहीं करता, अकर नहीं करता, ठीक है ना। तो यही इस चीज़ का सही आंसर है। अच्छा, आप लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज आ जाते हैं। लॉ क्या है प्रोबेबिलिटीज के, वो देखते हैं। विच लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी स्टेट दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एन इवेंट इज 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। हमारे पास जो है ना वो कंप्लीमेंट जो है किसी भी इवेंट का, वो क्या है, 1 माइनस है प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की। तो हमारे पास जो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स है ना वो स्टेट करते हैं, बी वाला करेक्ट ऑप्शन है कि लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट
लॉ ऑफ कम्प्लीमेंट में हम स्टेट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्प्लीमेंट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है इज इक्वल टू, वो इक्वल होता है वन माइनस, एक माइनस करके जो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं इसकी अपने फंक्शन की वो आती हैं, ठीक है ना। अगर हमारे पास एक फ़र्ज़ कर लें प्रोबेबिलिटीज़ है, इवेंट्स हैं, इवेंट्स का अगर हम क्या लेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेंगे, जैसे हम यू का कॉम्प्लीमेंट लेते थे ना, ए का कॉम्प्लीमेंट लेते थे, तो ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे आता था, यू माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो इसी तरह यहाँ पर हो रहा है माइनस वन, माइनस से वन से क्या माइनस हो रहा है, जितनी आपके पास पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज़ हैं। वट डज दी एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी स्टेट, हमारे पास जो एडिशन लॉ है प्रोबेबिलिटीज का क्या स्टेट करता है, क्या बताता है, तो इसमें करेक्ट जो है वो ए वाला है कि इट स्टेट हाउ टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स। अगर हमारे पास दो सेट्स हैं और उनका लिया जाए यूनियन, तो उनको कैलकुलेट करके हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं, तो वो हमारे पास एडिशन लॉ होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ए वाला करेक्ट है। तो यहाँ पर आपके पास जो आएगा, कहता है एडिशन लॉ प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड अ फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द यूनियन ऑफ टू इवेंट्स। तो वो हमारे पास दो इवेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला प्रोवाइड कर रहा है, वो भी हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के मुताबिक हमारे पास व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी। अगर हमारे पास, अगर हम मल्टीप्लिकेशन के एतबार से देखें तो हमारे पास इंटरसेक्शन लिया जाए दो इंडिपेंडेंट ए और बी का, तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, तो हमारे पास सी वाला जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन है, प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी बी। तो ये हमारे पास सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको आंसर दिया हुआ है दी मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी स्टेट दैट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट ए एंड बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल, क्योंकि वो इंडिविजुअल हैं, अलग अलग हैं, तो जारी सी बात है उनका अलग अलग ही मल्टीप्लाई लिया जाएगा। इसमें आपको सेट्स बनाने पड़ते हैं, उनको मल्टीप्लाई करना। Which law of probability is used to calculate the probabilities of an event A considering all scenarios based on different condition। अगर हमने तमाम सिनेरियोज क्या रखे, डिफरेंट कंडीशन पे रखे, तो इवेंट ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो किस तरह से, किस लॉ के मुताबिक कैलकुलेट की जा सकती है। तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटीज, हम तमाम की तमाम प्रोबेबिलिटीज देखते हैं और उनको कंपेयर करते हैं ए से, तो जो भी हमारे पास आएगा वो हमारे पास सैंपल स्पेस होगा। तो देख लेते हैं द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज यूज्ड टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए बाय कंसीडरिंग आर पॉसिबल सिनेरियोज बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन और पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखते हैं, हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ जाती है, तो बी वाला है सबसे पहले कि प्रोबेबिलिटी इवेंट्स ऑफ एन अकरिंग एंड गिवन दैट अनदर हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है कि एक इवेंट जो है ना वो अकर हो रहा है, अभी हो रहा है, और जो दूसरा है ना वो जो है ऑलरेडी मुकम्मल हो चुका है। तो इसका रीज़न भी नीचे वही ऑलमोस्ट लिखा हुआ है कि हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग गिवन दी अनदर इवेंट हैज़ ऑलरेडी अकर्ड नाउन टू बी ट्रू। अगर ऐसा हो तो वो ट्रू कंसीडर किया जाएगा। तो हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है कि पी और ए और एक तक ए तकसीम बाय बी कहते हैं, शायद डिवीजन इसे कहते हैं। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा ए वाला। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज जनरेटेड बाय पी ए ओवर बी एंड रिप्रेजेंटिंग दैट ए अभी अकर हो रहा है और हमारे पास बी जो है वो अकर्ड हो चुका है। बिल्कुल जी, ये हमारे पास बी जो है वो टोटल होगा, यानी वो अकर हो चुका है, वो कंपेयर ही कर रहे हैं ना हम। ए अभी हो रहा है, फ़र्ज़ करें हमारे पास 1 2 3 4 5 की लाइंस है, तो हमारे पास बी जो है 5 लाइन पूरी कर चुका है और ए अभी 3 पर है, तो हम कंपेयर करेंगे कि ए जो है वो 5 से कितना दूर है। इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो हम पहले भी देख चुके हैं कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला, तो ये आपके पास जो सी वाला है वो करेक्ट है कि पी ए बाय बी और बाय बी जो है ना वो आपने प्रोबेबिलिटी देखनी है बी की, ठीक है ना। पहले आपने ए और बी को कंसीडर कर लेना, फिर उसकी प्रोबेबिलिटीज़ देखनी है और फिर तकसीम कर देना जो बी की प्रोबेबिलिटीज़ होंगी। तो रीज़न क्या है इसका, रीज़न देख लेते हैं कि हमारे पास रीज़न फॉर कैलकुलेटिंग द कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ पी बी इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल बनता है, पी इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ओवर बी। ओ सॉरी, यहाँ पर आना था इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन नहीं लिखा गया, तो आपने क्या करना है यहाँ पर इंटरसेक्शन लिख लेना है।
मैं भी क्या हूँ, तो फार्मूला दूसरा आ रहा है। इंटरसेक्शन आपने खुद ही लिख लेना है, ठीक है जी। मैं यहाँ पर इंटर लिख देता हूँ, इंटरसेक्शन। तो मुझे भी गलती लग रही थी, हो जाता थोड़ा बहुत, लेकिन यही आएगा पी इंटरसेक्शन बी और पी बी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पी प्रॉबिलिटी है इंटरसेक्शन ए एंड बी की, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारे पास इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर हम प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं व्हाट आर इंडिपेंडेंट, तो हमारे पास जो है वो इवेंट्स हैव नो इम्पैक्ट ऑन ईच अदर, वो इवेंट्स जो अपने एक दूसरे पर इम्पैक्ट कोई भी नहीं रखते, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, इंडिविजुअल कहलाते हैं। तो इसका रीज़न देख लें, इंडिपेंडेंस इवेंट्स आर इवेंट्स हैव नो इम्पैक्ट ऑन अदर, द अक्रंस और नॉन अक्रंस ऑफ ईच नॉट अफेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ द अदर। चाहे वो अकर हो रहे हैं चाहे वो नहीं अकर नहीं हो रहे, वो कभी भी इफेक्ट नहीं करती। रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है एमसीक्यूज़ के लिहाज से। तो रैंडम वेरिएबल क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो ए वेरिएबल डैट इज़ डिटरमाइंड बाय चांस और रैंडम आउटकम्स, वो वेरिएबल जो कि चांस से आ जाए या फिर रैंडमली आ जाए, ठीक है, वो हमारे पास क्या आता है, रैंडम वेरिएबल रहता है। तो इसका रीज़न देख लेते हैं, इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखें जी, मैंने रीज़न वगैरह भी साथ आपको दिया है, और आपसे बस यही अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। अच्छा, random variable is a variable whose value is determined by chance or random outcomes in a probability experiment. आगे, how is a discrete random variable different from a continuous random variable? हमारे पास जो discrete random variable है वो कैसे different है continuous random variable से। तो हमारे पास यहाँ पर B वाला करेक्ट है कि हमारे पास जो discrete random variable होता है ना, वो क्या करता है, वो specific value रखता है, जबकि हमारे पास जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है वो कोई भी वैल्यू ले लेता है जो उसकी रेंज में आए, ठीक है। इसका रीज़न भी वही ऑलमोस्ट, ठीक है, कि हमारे पास वेरिएबल कैन ओनली टेक स्पेसिफिक डिस्टिंक्ट वैल्यू व्हील अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कैन टेक एनी विद इन इट्स रेंज। आगे, व्हाट इज़ अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है, पीएमएफ ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का। तो उसको हम देख लें तो वो हमारे पास सी वाला करेक्ट है कि आ फंक्शन डैट गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच पॉसिबल वैल्यू ऑफ द रैंडम, वो फंक्शन जो देता है कि हर पॉसिबल वैल्यू जो कि रैंडम फंक्शन की होती है, पॉसिबल वैल्यू होती है रैंडम वेरिएबल की, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच पॉसिबल वैल्यू ऑफ रैंडम। आगे जी हमारे पास कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ जाता है। तो वो क्या है उसको हम देख लेते हैं। तो इसका भी करेक्ट सी है, कॉमुलेटिव जो प्रोबेबिलिटी है वो अप टू सर्टेन वैल्यू ऑफ रैंडम, जो सर्टेन वैल्यूज़ होती हैं उनसे ऊपर होता है। का कॉमुलेटिव जो डिस्ट्रीब्यूशन है फंक्शन की ऑफ सी डी एफ रैंडम वेरिएबल दी cumulative probability up to a certain value of random variable, providing information about how the probabilities accumulate as value of random variable increases। आगे जी हम आ जाते हैं 39 पर, जो कि ग्राफ्स हैं, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। विच ग्राफ स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग द गिवन ग्राफ। तो हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट है जो इस ग्राफ को देख रही है कि ये ग्राफ हमारे पास है। तो अभी देख लेते हैं, नीचे जो 3 स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं। पहला है जी आपके पास ग्राफ 3 एज रखता है, दूसरी 4 वर्टिक्स रखता है, ठीक है, 3 एज रखता है और 4 वर्टिक्स रखता है। दूसरी स्टेटमेंट है वर्टिक्स V1 जो है वो एक आइसोलेटेड है। फिर आपके पास दी ग्राफ सर्टेना लूप कॉन्टेना लूप, तो लूप बिल्कुल नहीं रखता। दी ग्राफ इज़ कंप्लीट, तो हमारे पास ग्राफ जो है 3 एजेस रखता है, ठीक है, और 4 वर्टिक्स रखता है। तो इसको देख लेते हैं कैसे। काउंटिंग द लाइन कनेक्टिंग, अगर हम काउंट करें लाइन कनेक्टिंग को, दी वर्टिक्स जो वर्टिक्स होंगे, वी कैन सी डैट देयर आर 3 एजेस, यहाँ पर 3 एज हैं। V1 एक हमारे पास V1 हो गया, ठीक है, एक हमारे पास V13 हो गया, एक हमारे पास जी ये V13 हो जाता है, इस तरह से 2 एज हो गए, और एक हमारे पास V24 हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कितने एज बने, V2 और V2 और V13 हो गया, और इधर से V4 हो गया। तो इस तरह से हमारे पास 1 एज, 2 एज और 3 एज बनते हैं जी, इस तरह से। अब हमारे पास ये देख लें जी, आप ध्यान से देख लें, ठीक है, हमारे पास कितने एज बन गए, 3 एज बन गए।
अब हमारे पास जो लास्ट है वो 4 वर्टिक्स हैं, एक V1 हो गया, एक V2 हो गया, एक V3 और एक V4। तो समझ आ गई होगी आपको इस चीज़ की किस तरह हमारे पास यहाँ पर 3 एजेस हैं, यहाँ पर एक एज बन जाता है, यहाँ पर 2 एज और यहाँ पर 3 एज। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 है हैंडशेकिंग थ्योरम। हैंडशेकिंग थ्योरम उसके अंदर से आपको एक क्वेश्चन डाला है मैंने। तो हमारे पास अगर इन अ ग्राफ विद n वर्टिक्स, अगर हमारे पास बहुत सारे वर्टिक्स हों और m कोई भी n लगा लें, n जितने भी वर्टिक्स हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, और m एजेस, और अगर m एजेस हों तो उनका जो टोटल सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टिक्स, जितनी भी डिग्रीज हैं ऑल वर्टिक्स, तमाम वर्टिक्स की, उनका सम क्या होगा। तो उनका सम जी 2m होगा। उनका क्या सम होगा 2m। इसका रीज़न देख लेते हैं कि हमारे पास हैंड शेकिंग थ्योरम स्टेट करता है जी सम ऑफ डिग्रीज, हमारे पास जो डिग्री होती हैं ऑल वर्टिक्स की किसी भी ग्राफ में, वो ट्वाइस ही इक्वल होती हैं किसके, एजेस के। यानी अगर हमारे पास एज जो है वो 3 है तो हमारे पास जो डिग्री होंगी वर्टिक्स की वो कितनी होगी, 2 3 बार 6, यानी उससे डबल होंगी। ठीक है, तो ये बताता है। अब कंप्लीट ग्राफ में से एक आपको जो है ना वो आया है कि विच इज़ बिलो रिप्रेजेंट अ कंप्लीट ग्राफ ऑन 4 वर्टिक्स K4। अब आपके पास ग्राफ्स दिए हुए हैं और इसमें बताना है कि आपके पास कौन सा वर्टिक्स है जो क्या बताता है कि आपके पास ये एक कंप्लीट ग्राफ है। तो ये देखें जी, इसके 3 एजेस हैं और ये जो है रैंडमली मिल रहा है 1 2, और ये 2 मिल रहा है 4 के साथ। आगे इसका हम देख लेते हैं। तो इसका हम देखेंगे कि हमारे पास ये V3 है और 3 किधर चला गया, वापस आ, सॉरी, ये जी उधर ही जाना है, छोड़ें इसको। अब इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास V1 किससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है, और V3 किससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है। तो ये भी रैंडम ही है। अब इसे देख रहे हैं, V1 किससे मिल रहा है, V2 के साथ, V2 किससे मिल रहा है, V3 के साथ, और V3 किससे मिल रहा है, V4 के साथ। तो ये हमारे पास C वाला जो है ना वो एक करेक्ट और कंप्लीट ग्राफ है जिसमें हम लीनियरी तौर पर जा रहे हैं, या फिर हम कैसे भी करें। A complete graph 4 vertex means that vertex is connected to each other। हमारे पास इस वर्टिक्स का मतलब है कि हमारे पास जो वर्टिक्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हों। हमारे पास जो तमाम हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, जो कि कंप्लीट ग्राफ बनाते हैं। लेकिन जी अब आता है बाईपार्टाइट ग्राफ। बाईपार्टाइट ग्राफ आपने आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा बाईपार्टाइट ग्राफ है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो डी वाला है। वो देख लेते हैं कैसे। ये देख लें, आपने इन डॉटेड लाइन का भी ध्यान रखना है और आपने इन टोटल लाइंस का भी ध्यान रखना है। V1 किससे मिल रहा है, V3 से, और V2 किससे मिल रहा है, V4 से। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास अ बाईपार्ट ग्राफ इज वन डैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 डिसजॉइंट सेट्स। हमारे पास क्या है, एक ऐसा ग्राफ है जो 2 डिसजॉइंट सेट में चेंज किया जा सकता है। डैट ऑल एजेस कनेक्टेड टू वर्टिक्स, जहां पर हमारे पास तमाम एजेस जो हैं वर्टिक्स के साथ जुड़े हों, फ्रॉम वन सेट टू ईच टू अदर सेट, जहां पर एक सेट से दूसरे सेट तक वो जुड़े होते हैं। इन डी ऑप्शन वी कैन पार्टीशन द ग्राफ इनटू V1 V3 V2 V4 सेटिस्फाइंग कंडीशन बाय बिपार्टाइट। ठीक है, बाईपार्टाइट। अब यहाँ पर देखें इसमें हुआ क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि एक V1 है जो V3 से मिला, ये अलग सेट हो गया। V2 जो है V4 से मिला, ये अलग सेट हो गया। तो यहाँ पर एक डॉटेड लाइंस हैं, एजेस हैं जो एक दूसरे को मिला रहे हैं। तो ये हमारे पास एक बाईपार्टाइट ग्राफ बना रहा है। लेक्चर नंबर 14 पे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो MCQ नंबर 1 है, जिसमें कंसीडर किया जाता है कि हमारे पास एक ग्राफ है V1 एज 1 V2 एज 2 और V3। ठीक है, अब इसमें स्टेटमेंट किस चीज़ को फॉलो कर रही है। हमारे पास जो आंसर बी है कि हमारे पास द ग्राफ हैज़ एन यूलर पाथ फ्रॉम V1 टू V3। यहाँ पर हमारे पास यूलर ग्राफ बना है जो V1 से लेकर V3 तक है। एक्सप्लेन कर देते हैं जी आपको थोड़ा सा कैसे। अ पाथ एग्जिस्ट व्हेन ऑल वर्टिक्स हैव डिग्रीज एक्सेप्ट फॉर द स्टार्टिंग एंड एंडिंग एजेस। हमारे पास जो है ना वो एक यूलर पाथ क्या होता है जो एग्जिस्ट करता है जब तमाम वर्टिक्स जो हैं वो इवन डिग्रीज रखते हैं। इवन यानी पॉजिटिव डिग्रीज रखते हैं एक स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। वो कैसे डिग्रीज रखी जी देख लेते हैं।
ये देखें 1 2 3 4, तो 1 डिग्री ये हो गई, 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 तो 4 डिग्रीज इन्होंने रखी। तो अगर हमारे पास इवन डिग्रीज होती हैं स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, तो हमारे पास क्या होंगी, ओहो, कहता है एन यूलर पाथ एग्जिस्ट व्हेन ऑल वर्टिक्स हैव इवन डिग्रीज एक्सेप्ट फॉर द स्टार्टिंग एंड एंडिंग विच हैव ऑड डिग्रीज। वो जो ऑड डिग्रीज रखते हैं उनके अलावा जितनी इवन डिग्रीज वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं, यूलर पाथ कहलाते हैं। In this V1 and V3 have odd degrees 1 each and V2 has even degree। जहाँ पर हमारे पास V2 क्या रखता है, इवन डिग्री रखता है। हमने स्टार्टिंग वाले को नहीं देखना कौन सी डिग्री रख रहा है। अब V1 क्या है, 1 है, तो कौन सी डिग्री है ये तो आपको पता है, 1 जो है वो ऑड्स में आता है और 3 भी ऑड में आता है। लेकिन हमारे पास V2 जो है वो किस में आता है, वो इवन डिग्री में आता है, जिसमें हमारे पास इसमें 2 डिग्रीज आ रही हैं। देखें आपको मैं फिर बता देता हूँ, ये देखें ये भी 1 डिग्री रखता है और ये भी इधर से 1 डिग्री रखता है, लेकिन ये कितनी डिग्रीज रख रहा है, ये 2 डिग्रीज रख रहा है, एक इधर और एक इधर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 डिग्रीज आ जाती हैं, तो यही चीज़ इसमें सेटिस्फाई की गई है। MCQs 2 की तरफ देखते हैं, तो हमारे पास इसमें स्टेटमेंट कौन सी है, ये एक यूलर सर्किट ग्राफ है। अब ये देखें ये भी 1 डिग्री रख रहा है, ये भी 1 डिग्री रख रहा है। ठीक है, तो V1 जो है वो 2 डिग्रीज रख रहा है, तो V2 क्या रखता है, 1 2, और V3 क्या रखता है, 1 और 2। ठीक है, हमने स्टार्टिंग वाले में नहीं देखना। तो एग्जिस्ट व्हेन ऑल हैव इवन डिग्रीज एंड द फॉर्म अ क्लोज वाक, जब वो एक क्लोज वाक रखते हैं। इन दिस ग्राफ ऑल वर्टिक्स V1 V2 V3 हैव इवन 2 ईच। वही मैंने जो बात कही कि ये दोनों क्या रखते हैं, मसलन ये गोल बन रहा है लेकिन नहीं बन सका, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में मसला आ गया। इनमें हमारे पास हर एक जो है वो 2 डिग्रीज रख रहा है। ठीक है, एक क्लोज सरफेस रख रहा है, तो इवन डिग्रीज है, इसका मतलब ये क्या है, ये सेटिस्फाई करता है यूलर सर्किट को। अब हमारे पास एक ग्राफ है, ये ग्राफ है जी आपके पास V1 V2 के साथ और V2 V3 के साथ, फिर V4 के साथ। ठीक है, तो ये आपने बताना है। तो ये आपके पास कौन सा ग्राफ है, ये एक हैमिल्टोनियन ग्राफ है। अच्छा, इसका रीज़न क्या है कि हमारे पास हैमिल्टोनियन जो सर्किट होता है ना वो एग्जिस्ट करता है। देयर इज़ अ सिंपल सर्किट विजिट्स वर्टिक्स एग्जैक्टली वन से, जिसमें सिर्फ हम एक बार ही वर्टिक्स को क्या करते हैं, विजिट करते हैं, बार बार विजिट नहीं करते, सिर्फ एक बार ही क्या करना है, वर्टिक्स को विजिट करना है। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। देखें V1 और ये V2 और ये V3, सिर्फ एक बार ही किया, ये एजिस को हमने मिलाया हुआ है डॉटेड लाइन से। अच्छा, आगे देखते हैं जी। इन दिस ग्राफ हैमिल्टोनियन सर्किट कैन बी फॉर्म्ड बाय फॉलोइंग V1 V2 V3 V4 एंड यहाँ पर क्या गया, V4। ठीक है, यहाँ पर देखें V1 V2, मैं V1 V2 V3 V4। ठीक है, और फिर कहाँ गया, फिर ये गया V2 की तरफ। तो इस तरह से ये ग्राफ बना है जी। यहाँ पर तो ऐसे ही बताया गया। तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो है ना हर विजिट एवरी वर्टिक्स एग्जैक्टली वन से, हमने क्या किया कि हर वर्टिक्स को एग्जैक्टली एक बार विजिट किया और फिर एक क्लोज वॉक बना दी। अब यहाँ पर बताया गया है कि देख लें जी, अब यहाँ पर बताया गया है कि हमारे पास एक कंसीडर फॉलोइंग, एक हमारे पास अर्जेंसी लेक्चर नंबर 14 पे पहुँच गई है, तो हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसमें हमारे पास ग्राफ G1 V वर्टिक्स V1 V2 एंड V3 के साथ हमारे पास 3 वर्टिक्स आपके पास दिए गए हैं। यहाँ पर V1 V2 V3, इधर भी V1 V2 V3, इस तरह से हमें 3 वर्टिक्स दिए गए हैं। तो हमारे पास व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वार्क्स ऑफ लेंथ 2, हमारे पास लेंथ 2 पर हम जाएं तो उसके वर्टिक्स V2 की और V3 की वार्क लेंथ क्या होगी, तो हमारे पास 2 होगी। अब देख लेते हैं, टू फाइंड द नंबर ऑफ वार्क्स ऑफ लेंथ फ्रॉम V2 टू V3, हमने V2 से V3 तक अगर वार्क लेंथ देखनी है, वी कैलकुलेट द एंट्रीज एट पोजीशन, हमने इस पोजीशन पर एंट्रीज देखनी है जो कि हैं 2 और 3, कितनी है जी, 2 और 3। अब इन मैट्रिक्स ए स्केयर, अब हम ए का स्केयर लें, इन दिस के ए स्केयर इज उस उसमें हमारे पास जो है ना वो ए स्केयर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। और
हम देख लेते हैं उसका स्क्वायर क्या होगा। 102, 410 और 004। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर 1 नहीं आएगा, इसका स्क्वायर 1 आएगा, इसका स्क्वायर 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर 1 आएगा और इसका स्क्वायर 4 आएगा, और यहाँ पर वही चीज़ बताई हुई है। तो अगर हम ये लें तो हमारे पास क्या आता है, इसका जवाब क्या आता है, 2 ही आता है, क्योंकि विच मीन्स देयर आर 2 आर्क्स ऑफ लेंथ 2 फ्रॉम V2 V3 इन G, कि हमने जो है ना वो लेंथ 2 क्या की, हमने कवर की V2 से लेकर V3 तक। तो ये देखें, ये V2 और ये V3 देख लें ध्यान से, ऊपर 2 का 2 ही रहेगा, ठीक है, और ये क्या रहा, 1 और 2। अच्छा, नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि वर्टिक्स है सिंपल V1 V2 V3, और इसके एजेस हैं E1 E2 E3 एंड E4। 4 एजेस हैं और 3 वर्टिक्स है। देख लेते हैं जी इसका क्या बनता है। तो ये हमारे पास कितने बन गए जी, अब इसमें हमारे पास मल्टीपल एजेस इन देयर, कितने मल्टीपल एजेस हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक मल्टीपल एजेस है। टू फाइंड द नंबर ऑफ एजेस वी लुक फॉर आइडेंटिकल कॉलम्स, हम देखते हैं आइडेंटिकल कॉलम कौन से हैं इन इंसिडेंट मैट्रिक्स एम में, इन केस देयर इज़ ओनली वन कॉलम, जहाँ पर हमारे पास एक ही कॉलम E3 एंड E4 ऑन दी मल्टीपल एज इज़ 1। तो हमारे पास एक ही कॉलम है जो एक जैसा है यहाँ पर जी, ये वाला, ठीक है। आगे जी हम देखते हैं कि कंसीडर करना है आपने फॉलोइंग ग्राफ को एडजेंसेंट। तो ये हमारे पास V1 V2 V1 V3 के साथ, फिर V1 V2 V1 के साथ, और V3 जो है V2 के साथ जाएगा। देखिए V1 किसके साथ जाएगा, V2 के साथ, और V3 किसके साथ जाएगा जी, V3 जाएगा V1 जाएगा फिर V3 के साथ, और फिर V2 जाएगा V1 के साथ, और V3 जाएगा फिर V2 के साथ। तो आपने बतानी है कि नंबर ऑफ वार्क्स ऑफ लेंथ 3, अगर नंबर ऑफ वार्क्स लेंथ 3 हो फ्रॉम वर्टेक्स V1 टू V3, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पर 4 आएगा। तो इसका रीज़न लिखा हुआ है, टू फाइंड द वार्क्स ऑफ V3 V2 V1 टू V3 वी नीड टू कैलकुलेट एंट्री, हमें एंट्री करनी पड़ेगी पोजीशन 1 टू 3, एक पोजीशन 1 से लेकर 3 तक। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, जो कि इक्वल होगा 4 के। इसलिए मैंने 42 को दोबारा ग्राफ के ज़रिए समझाने की कोशिश की है। तो ग्राफ डिस्क्रिप्शन के नोड्स A B C D, अगर हमारे पास यहाँ पर ABCD हैं, ABCD इस तरह से, तो इसका जो है ना वो मैट्रिक्स का K क्या होगा, ये क्वेश्चन है। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज़ आइसोमॉर्फिक टू ग्राफ के, इनमें हमारे पास कौन सा ग्राफ जो आइसोमॉर्फिक है के ग्राफ का। तो बी वाला हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, 0 1 0 1, ठीक है। फिर हमारे पास ये 0 1 0 1 पूरा आगे की तरफ शिफ्ट करेगा, 0 पीछे शिफ्ट कर जाएगा, फिर ये दोबारा शिफ्ट करेगा वापस इस साइड पे, और फिर ये दोबारा शिफ्ट करेगा इस साइड पे। तो ये हमारे पास आइसोमॉर्फिक ग्राफ है। आइसोमॉर्फिक ग्राफ जिसमें हमारे पास एक जैसी शक्ल रहती है, ठीक है। ग्राफ एम है सेम एडजेसेंसीज, हमारे पास सेम एडजेसेंसीज रखता है मैट्रिक्स के, जो इंडिकेट करता है इसे आइसोमॉर्फिज्म के, ठीक है। आगे ग्राफ की डिस्क्रिप्शन है कि हमारे पास एक पी ग्राफ है जिसके नोड्स हैं ABCD, और उसका जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है वो P है। तो उसका जो है ना वो क्या होगा, ये होगा, ये देखें 0 1 1 1 0 1 और 1 1 0 1 और 1 0 1। आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास इसमें कौन सा आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो आपके पास जो है ना वो सी वाला करेक्ट ऑप्शन है कि सी वाला आपके पास आइसोमॉर्फिक नहीं है। देख लें जी, हमारे पास ये कहाँ पर होना चाहिए था, ये यहाँ पर होना चाहिए था। खैर 43 पर चलते हैं। प्लेनर ग्राफ जो होते हैं, अगर हमारे पास जो ग्राफ है, एक डिस्क्रिप्शन आपको दी गई है कि हमारे पास एक ग्राफ है ABCDEF, और हमारे पास इसके जो एजेस हैं वो U हैं, ABBCCDDEEF और FA, ये इसके एजेस हैं एक ग्राफ के, ठीक है। तो क्या ये यू प्लानर है, तो ये हमारे पास यस हाँ यू प्लानर है, क्योंकि हमारे पास यू प्लानर इज डाउन इन अ वे, इस वे में किया जाता है कि इसके एजेस आपस में ना टकराएं। तो ट्रीज़ आ जाता है 44 वाला।
तो हमारे पास ग्राफ डिस्क्रिप्शन क्या है, अगर हमारे पास W जो है वो एक ट्री है जिसके 8 नोड्स हैं और 7 एजेस हैं, तो इसके मिनिमम नंबर क्या होंगे लीव्स के, तो हमारे पास करेक्ट ए वाला है कि उसका ए होगा। इन आर ट्री द मिनिमम नंबर ऑफ लीव्स इज़ 1, हमारे पास किसी भी ट्री में जो मिनिमम नंबर होता है वो एक होता है। व्हेन ऑल नोड्स, जब तमाम नोड्स हों, स्वाय एक के जिसमें हमारे पास डिग्री क्या हो 2 हो। आगे आपके पास एक ग्राफ दिया गया है, एक्स ग्राफ है, और वो एक ट्री है विद 6 नोड जिसके 6 नोड्स हो, उसकी डिग्रीज़ क्या है 1 2 3 4 5 6। आपने बताने हैं कि यहाँ पर एजेस कितने होंगे, तो एजेस यहाँ पर भी 5 होंगे। वो कैसे होंगे, तो द सम ऑफ डिग्रीज इन अ ग्राफ इज़ ट्वाइस नंबर ऑफ एजेस, हमारे पास जो एजेस होते हैं वो ट्वाइस नंबर होते हैं। अब यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 3 4 4, जब हम करेंगे तो ये 17 आएगा, उसको तकसीम करें 2 पर तो ये 8.5 आता है जो कि इक्वल होता है 9 के। अब 9 को तकसीम करेंगे ना हम 2 से, तो हमारे पास 4.5 आएगा जो कि ऑलमोस्ट 5 एजेस के इक्वल होता है। ठीक है, स्पैनिंग ट्री के बारे में चलते हैं। स्पैनिंग ट्री हमारे पास क्या है, ग्राफ डिस्क्रिप्शन हैज़ नोड्स A B C D E F, और हमारे पास दी एजेस Y R A B B C D E E F G G A। तो हमारे पास जो मिनिमम नंबर ऑफ होंगे एजेस रिक्वायर्ड फ्रॉम आ स्पैनिंग ट्री Y इज़ B, जो कि हमारे पास करेक्ट है 5। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाता है, सी है, सॉरी सी है, तो हमारे पास सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, और उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी और पसंद भी आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।